Hello students, today we are going to start the new chapter number 2, microorganism, friends and foe. In this chapter, we will discuss about microorganism. Either the microorganism are our friend और दे आर आवर फो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. आपने देखा होगा कि हमारे आसपास हम बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं जिनको हम देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जिनको हम बोलते हैं। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with grayish white patches. आपने देखा होगा कि बारिश का जब मौसम होता है, रेनी सीज़न होता है, उसमें मॉइस्ट ब्रेड यानी गीली ब्रेड जो होती है या हमारे घर में जो रोटी बनती है उनके ऊपर भी फंगस हो जाती है, यानी ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस उनके ऊपर बन जाते हैं। तो किस कारण से वो पैचेस बनते हैं? कभी आप मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर उसको देखोगे तो आपको उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर दिस कम फ्रॉम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। एक बीकर के अंदर हम फील्ड के अंदर से मॉइस्ट सॉइल को लाके उसके अंदर ऐड करेंगे और वाटर उसके अंदर मिक्स करेंगे। जब हम उस वाटर और सॉइल को मिक्स करते हैं, कुछ देर बाद आप उस सॉइल को सेटल डाउन होने के लिए रहने दें। आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे? अगर उस वाटर की एक ड्रॉप को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा? क्या कुछ टाइनी ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आएंगे उस माइक्रोस्कोप के अंदर? यस, वी सी सम टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि पॉन्ड के अंदर से एक वाटर की ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो क्या आप वहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनिज्म को मूविंग करते हुए देखते हैं? तो वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो उस पानी के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं? दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप इससे ये शो हो रहा है कि जो वाटर है और सॉइल है उनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमको हमारी अनएडेड आइज के थ्रू नहीं दिखते हैं। These small in size that cannot be seen with unaided eyes. Some of these such as fungus that grow on bread can be seen with magnifying glass. इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देखे जा सकते, यानी उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। अब इनको 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाइड किया हुआ है। कौन कौन से हैं वो ग्रुप? फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इन चारों ग्रुप के अंदर इनको डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4। ये मैं अभी आपको शो करूँगी। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। They however reproduce only inside the cells of the host organism। देखो, वायरस भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी हम अपनी आंखों से उनको नहीं देख पाते हैं। लेकिन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस में क्या डिफरेंस है? वायरस सिर्फ किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद वहाँ पर ही रिप्रोड्यूस हो पाएंगे, which may be a bacterium, plant or an animal. Some of the virus are shown in figure 2.5. Common ailments like cold, influenza and most coughs are caused by viruses। बहुत सारी ऐसी कॉमन बीमारियां जो है, कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, कफ है, ये सारी जो डिजीज़ेज़ हैं ये वायरसेस के थ्रू फैलती है। Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by viruses. Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases. You have learnt about some of these microorganisms in class 6th and 7th। अब ये जो डायग्राम्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। अभी जो आपकी स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रहा है ये बैक्टीरिया का डायग्राम है। बैक्टीरिया को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आते हैं। फिर
सेकेंड, एल्गी। ये जो स्क्रीन पे आपको दोनों डायग्राम दिख रहे हैं, ये एल्गी के डायग्राम है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोजाइरा। ये एल्गी के डायग्राम है। एल्गी को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। फिर प्रोटोजोन्स के डायग्राम है ये वाले, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये दोनों प्रोटोजोन्स हैं। देन फंजाई, ये फंजाई है, ब्रेड माउल्ट, पेनिसिलियम, एस्पेरजिलस, ये सारे फंजाई हैं। ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पर ऐसे दिखाई देते हैं। और अब है वायरसेस। वायरसेस को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो इस तरह के आपको नज़र आते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, some algae and protozoans, or multicellular such as algae and fungi. They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी तरह के एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो एकदम ठंडी जगह हो या फिर हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म डेजर्ट जैसी जगह हो। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। इसके साथ साथ ये एनिमल्स की बॉडी में एज वेल एज ह्यूमन बींग्स की बॉडी में भी हमको देखने को मिलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। अब इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हैं एनवायरनमेंट में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदे वाले हैं या नुकसान वाले हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या हमारे को फ़ायदा देते हैं, और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीज़। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो हमको बहुत तरीक़ों से फ़ायदा देते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। आज हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेल में पढ़ रहे हैं, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो हमको फ़ायदा देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। आपने देखा होगा कि आपके घर में दूध बनता है, दूध से दही बनता है, ब्रेड बनते हैं, केक बनते हैं। तो दूध से दही बनने की प्रोसेस कैसे होती है? दूध के अंदर हम थोड़ा सा दही मिलाते हैं तो वो एंटायर मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस कर्ड के अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे पूरे मिल्क के अंदर फैल जाते हैं और उस पूरे एंटायर मिल्क को चेंज कर देते हैं कर्ड में, और फिर भी हम वो कर्ड खाते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया हमारे लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जो कर्ड के प्रिपरेशन में यूज़ आते हैं, ब्रेड बनाने में काम आते हैं, केक बनाने में काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। और बहुत ही लंबे टाइम से हम ये देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एल्कोहल बनाने में यानी शराब बनाने में भी उनका यूज़ होता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। इसके साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में यूज़ आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट। हमारे घर का जितना भी कूड़ा कचरा होता है, यानी वेजिटेबल पील्स हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल फीसेस हैं, ये सारी चीज़ें इनको ये डिकम्पोज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मलेस और यूजेबल सब्सटेंसेस के अंदर चेंज कर देते हैं। रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। इसके साथ साथ इन बैक्टीरियाज का यूज़ मेडिसिन्स बनाने में भी होता है। इन एग्रीकल्चरल दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। खेती के अंदर ये सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने में भी यूज़ आते हैं। बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ा था ना हमने लोअर क्लासेस के अंदर, जो क्या करता है, एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉल्यूबल फॉर्म में सॉइल के अंदर भेज देता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। अब अपन इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कहाँ यूज़ आते हैं? मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। दही बनाने में और ब्रेड बनाने में। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. Curd contains several microorganisms. Of this, the bacterium lactobacillus, एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है कर्ड के फॉर्मेशन को। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ये मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई होता जाता है और पूरे एंटायर मिल्क को किस में चेंज कर देता है? कर्ड में।
बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। इसके साथ साथ चीज़ बनाने में, अचार बनाने में और बहुत सारे फूड आइटम बनाने में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ आते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूराज इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? इडली बनाने में या भटूरे बनाने में कर्ड का यूज़ करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। जब हम डोसा बैटर बनाते हैं या इडली बैटर बनाते हैं तो हम क्यों उसके अंदर कर्ड मिक्स करते हैं या यीस्ट मिक्स करते हैं? ये क्या करता है? फर्मेंट कर देता है उस मिक्सचर को, यानी उसको फुलाने का काम कर देता है ये बैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे, देखो इसमें एक एक्टिविटी बता रखी है आपको। टेक 1 kg फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स इट विथ वार्म वाटर। जैसे हम भटूरे का आटा लगाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, मैदे के अंदर शुगर मिक्स करते हैं या और उसके साथ साथ कर्ड या फिर यीस्ट, दोनों में से कुछ भी, यीस्ट पाउडर को मिक्स कर दिया और उसका डो, सॉफ्ट डो लगा दिया। अब आप कुछ टाइम बाद जब उसको देखोगे, पहले जब आपने डो लगाया तो वो कुछ इस तरह से स्क्रीन पर नज़र आएगा, और आफ्टर सम टाइम जब आप उस डो को देखोगे तो वो मैदा कैसा दिखेगा आपको? रेज्ड मैदा, यानी फुला हुआ दिखेगा। क्यों फुला ये मैदा? पहले ऐसा क्यों था फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में ये रेज क्यों हुआ? क्योंकि यीस्ट पाउडर ने क्या किया, यीस्ट ने अपने आप को रिप्रोड्यूस किया उस जगह। वो जो बैक्टीरिया है, यीस्ट बैक्टीरिया, उसने अपने आप को रिप्रोड्यूस किया और उसकी जो क्वांटिटी वो जस्ट डबल हो गई। यीस्ट रिप्रोड्यूस rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of gas fill the dough and increase its volume. और उस जो डो था, जो आटा था, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक। ये प्रोसेस ही बेकरी के अंदर ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में और केक बनाने में यूज़ होती है। अब है नेक्स्ट कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज़ का मतलब क्या होता है? कमर्शियल यूज़ कहाँ है, यानी पैसा कैसे कमाया जा सकता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। शराब बनाने की इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। एंड वाइन, एसिटिक एसिड। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ वाइन फैक्ट्रीज़ में होता है, यानी शराब बनाने की फैक्ट्री में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कमर्शियल फॉर्म में। एक एक्टिविटी इन्होंने बता रखी है, टेक 500 ml बीकर फिल्ड अप 3/4 विथ वाटर, डिज़ोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर। अब इन्होंने क्या किया है, 500 ml के बीकर को 3/4 पानी से भर दिया है और उसके अंदर 2 से 3 चम्मच शुगर इन्होंने ऐड किया है। ऐड हाफ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर, और अब उसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर का उन्होंने उसके साथ ऐड किया है उस शुगर सॉल्यूशन के साथ। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, उसको गर्म जगह पर ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स के लिए उन्होंने उसको रख दिया है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल? अब उस सॉल्यूशन को जब आप स्मेल करोगे, दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल। जैसे आपको वाइन की या बियर की स्मेल आती है, उसी तरह की स्मेल आपको उसके अंदर नज़र आएगी। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. और शुगर का इस तरह से अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। और किसके थ्रू हुई ये, किसका यूज़ किया फर्मेंटेशन के लिए? हमने यीस्ट पाउडर का यूज़ किया। और सबसे पहले फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर्ड किया था? लुइस पास्चर। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। अब इसके बाद और कहाँ यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दवाई बनाने में कहाँ कहाँ यूज़ होता है? वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमको क्या करते हैं? एंटीबायोटिक टेबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं या इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है या ऐसा कोई भी एंटीबायोटिक टेबलेट्स, इंजेक्शंस या कैप्सूल्स। द सोर्स ऑफ द मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वो कैप्सूल है या इंजेक्शंस हैं, तो इनका सोर्स क्या है, कैसे बनते हैं वो सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स।
और वो मेडिसिन जो इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती है उनको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and further streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the antibiotics. कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम इन्होंने बता रखे हैं. Commonly known as antibiotics, which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. Antibiotics का जो मैन्युफैक्चर है वो किसके थ्रू होता है? स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है. और इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ कहाँ करते हैं? कुछ वेराइटी की डिजीज़ को क्योर करने के लिए इनका यूज़ करते हैं. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. इसके साथ साथ माइक्रोबियल इन्फेक्शन एनिमल्स के अंदर हो तो नहीं गया, ये चेक करने के लिए भी इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़. इसके साथ साथ इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ कुछ प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. ये ध्यान रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स अपने को कब लेनी है? जब किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने आपको एडवाइस करा हो तभी. If you take antibiotics when not needed or wrong doses, it may make the drug less effective. अगर आपने बिना मतलब के और ज़रूरत नहीं है तब भी एंटीबायोटिक्स ले ली है या उसकी रॉन्ग डोज ली है तो वो लेस इफेक्टिव होगी जब आपको ज़रूरत होगी फ्यूचर में. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. इसके साथ साथ अगर आपने बिना मतलब के एंटीबायोटिक्स को लिया है तो ये क्या करेंगे? जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को फ़ायदा देते हैं, उनको भी किल करने का काम कर देगी एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस. एंटीबायोटिक्स कोल्ड में या फ्लू में फ़ायदे वाली नहीं है क्योंकि ये कोल्ड और फ्लू किसके थ्रू हुआ है? वायरसेस के थ्रू हुआ है. व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर्स आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़. जब कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक क्या करती है? एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है. वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है? फाइट करती है. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर अगेन. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. जब कोई भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं तो बॉडी क्या करती है? उनके खिलाफ फाइट करती है और उनको किल करने का काम करती है. द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. अगर हमारी बॉडी में अगर वैक्सीन लगती है तो पहले से ही हमारी एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है उस बीमारी के खिलाफ. और अगर उस बीमारी का वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसता है तो वो एंटीबॉडीज़ उस बीमारी को क्या करेगी? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करेगी. सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन. ऐसी बहुत सारी बीमारी है जिनको वैक्सीनेशन के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस. हमारे बचपन में हमको ऐसे बहुत सारे इंजेक्शंस या ऐसी बहुत सारी दवाएं पिलाई जाती है जो बहुत सारी डिजीज़ को ख़त्म करने का काम करती है. यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स की ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ है जिसका आपको टीका लगा है, जैसे पोलियो है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, हेपेटाइटिस बी है. It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV. आप अपने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो, जैसे पोलियो की खुराक का आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है. इस तरह से आप अपने करीब में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी पता लगा सकते हो. न्यूज़पेपर्स में भी देख सकते हो कि चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा है. Newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually vaccine. जो पोलियो ड्रॉप्स चिल्ड्रंस को देते हैं वो एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में वो एक तरह की वैक्सीन ही है. These days vaccines are made on large scale from microorganism. अभी इन दिनों
वैक्सीन लार्ज स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनाई जा रही है टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीजेस, ताकि बहुत सारे एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाया जा सके। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कहाँ हमारे लिए फ्रेंडली साबित होते हैं? इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स करके और सॉल्यूबल फॉर्म में इनको सॉइल के अंदर भेज देते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, इसके साथ साथ एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बुजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर, उसने स्कूल के गार्डनर को मैन्योर बनाते हुए देखा। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट्स ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन। अब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ प्लांट्स के वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट और अपने नियर बाय हाउसेज और गार्डन से तरह तरह के वेस्ट को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। दे पुट देम इन अ पिट मीट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। अब उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा बना के वो सारे वेस्ट को उसके अंदर डाल दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो गए। क्यों कन्वर्ट हो गए? क्योंकि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उनको डिकम्पोज करके मैन्योर में चेंज कर दिया। बुजो एंड पहेली wanted to know how this happened. Take 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bag, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. अब उन्होंने क्या किया कि 2 पॉट लिए, उसमें से एक के अंदर इन्होंने प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट भरे और दूसरे में कुछ ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी पॉलीथीन बैग, ग्लास बॉटल्स और ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक बॉटल्स, ये सारी चीज़ें डाली और कम से कम 3 से 4 हफ्तों तक उन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑलमोस्ट 1 मंथ तक उन्होंने ऑब्जर्व किया। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स? क्या उन्होंने उनमें कुछ डिफरेंस देखा? इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो क्या था वो डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोट ए हैज़ बिन डिकम्पोज्ड। उन्होंने ये देखा कि पोट ए के अंदर जो प्लांट वेस्ट था वो डिकम्पोज हो गया और मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो गया है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन द प्लांट्स अगेन। और अब उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के प्रोडक्शन में फिर से यूज़ कर सकते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पोट बी पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट हैव एनी चेंजेस? उनके अंदर किसी तरह का कोई चेंज आपको दिखा? द माइक्रोब्स डिड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उनको किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किया और उनको कन्वर्ट, द माइक्रोब्स डिड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम टू मैन्योर। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स ज़मीन पर पड़े हुए आपको दिखे हुए मिलते हैं। यू दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, वो अपने आप कुछ टाइम बाद गायब हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग द सिंपल सब्सटेंसेज। दिस सिंपल सब्सटेंसेज आर अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो जो चेंज हुए उस सब्सटेंसेज हैं वो फिर से यूज़ कर लिए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू एज ए न्यूट्रिएंट्स। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर क्लीन अप द एनवायरनमेंट। और इस तरह से वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को क्लीन भी कर देते हैं। तो बच्चों, आज का जो ये वीडियो था उसमें हमने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं और क्या क्या फ़ायदा हमको पहुंचाते हैं ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।